नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इस श्रृंखला में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स का 5वां पार्ट है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को मैं लेकर के आया हूं जो आपके इस बार यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें आज क्या है आपके बारे में, क्या खास जो आपको इस बार के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए, मतलब इन पे नजर जरूर मारनी चाहिए। तो पहला जो हमारा स्कीम है वो है कौन सा, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। इसके बारे में सबको पता है। तो क्या खास है, क्यों इस पे, एक्चुअली क्या है ना कि आज जो हम लोग जो भी योजनाओं और स्कीम्स को पढ़ेंगे, जैसे मान लो हम लोग मिड डे मील को पढ़ रहे हैं, इसके साथ एक से दो योजनाओं को और साथ में कवर करेंगे, क्योंकि ये योजनाएं इससे ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, इसी से संबंधित है। क्या खास है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये जो मिड डे मील है इसका 2021 में नाम बदल दिया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, पीएम पोषण। तो पीएम पोषण जब नाम चेंज हुआ होगा तो कुछ क्राइटेरिया भी थोड़े मोड़े चेंज हुए होंगे। तो इन सब चीजों के तहत हम इसको देखते हुए चलेंगे। तो पहले थोड़ा मिड डे मील के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे हम पीएम पोषण और इसके तहत क्या चेंज, क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए कि एग्जाम में क्या हो सकता है। देखो, मिड डे मील आपको पता है मध्याह्न भोजन योजना, जो कि आपको पता है कि सभी सरकारी विद्यालयों में भारत में चलाई जाती है। और यह आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो यह अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को शामिल किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके तहत मध्याह्न भोजन, यानी दोपहर में लंच के समय जब स्कूल का हाफ डे होता है उस समय उन्हें भोजन दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भारत सरकार के द्वारा। इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना, कि गांव में जो क्या है कि गरीबी की वजह से लोग स्कूलों में नहीं भेजते, सरकारी स्कूलों में भी नहीं भेजते, इसलिए कि वो बच्चों को अपने साथ काम में शामिल कर ले लेते हैं, रोजगार में छोटे छोटे बच्चों को उसमें शामिल कर ले लेते हैं कि उनके साथ खेतों में जाएगा, काम करेगा। तो इन सब चीजों से मुक्त करने के लिए कि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा लोग नामांकित हो और अगर भोजन वहां पे मिलेगा तो जरूर आएंगे। तो इसी उद्देश्य से ये योजना चलाई गई और काफी सफल हुई है ये योजना भारत में। इसका नोडल मंत्रालय जो है वो कौन है, शिक्षा मंत्रालय है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें, क्योंकि इस योजना को थोड़ा डिटेल से समझना होगा, क्योंकि भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसे सबसे पहली बार 1925 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। 1925 में मद्रास नगर निगम ने इसको अपने यहां पे वंचित बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया था कि उन्हें स्कूल में भोजन कार्यक्रम दिया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर परिवर्तन हुए। 1995 में केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रायोगिक आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि किसी स्टेट में शुरू होती हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं इस योजना का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था योजना उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तब उस योजना को केंद्र सरकार भी लागू करती है। तो देखो, इसकी शुरुआत 1925 में मद्रास नगर निगम ने किया, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए 1995 में भारत सरकार ने एक प्रयोग के तौर पे इसको शुरू किया कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों पे, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना थी। ठीक है, कि जिन जिन राज्यों में शुरू होगा फंड केंद्र और राज्य दोनों देंगे ये। फिर आगे चल करके अक्टूबर 2007 में मिड डे मील स्कीम को कक्षा 8 तक के लिए बढ़ा दिया। देखा गया कि ओके 5 तक ठीक है, अच्छा हो रहा है, तो इसको फिर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक बढ़ा दिया गया 2007। वर्तमान स्थिति क्या है, अगर हम इसकी बात करें इस योजना की, आपने बैकग्राउंड तो देख लिया कैसे क्या चेंजेज हुए, परिवर्तन हुए, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान स्थिति क्या है कि 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदला गया और 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदल के पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण, यानी पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया। आप शॉर्ट में पीएम पोषण समझिए। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, मिड डे मील से बदल करके पीएम पोषण कर दिया गया या पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। कवरेज का पैमाना अगर हम मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को इसमें कवर करता है और
कक्षा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे होने चाहिए और तकरीबन 11.80 करोड़ बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिल भी चुका है। ठीक है, और भी ज्यादा लोगों को मिल चुका है। आप इस तरीके से देखते हुए चलें। ये क्यों इसलिए मिल चुका है कि इसको फिर कानूनी जामा पहनाया गया। कानूनी जामा का मतलब इसको फिर बच्चों के लिए कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। इस अधिकार को, मिड डे मील को क्या किया गया कि यह केवल एक योजना नहीं है, अब क्या ये कानूनी अधिकार है बच्चों के लिए कि इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसके तहत क्या किया गया, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों का यह कानूनी अधिकार है। अगर सरकारी विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 और उच्च प्राथमिक का मतलब कि 5 से 8 मतलब 6 से 8, तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का यह कानूनी अधिकार है। अगर स्कूल में भोजन नहीं मिलता है सरकारी स्कूल में तो उसके लिए कानून उन्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बना यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का मामला था। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की पुष्टि की कि यह जो अधिकार है यह कानूनी अधिकार है। इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें भी ध्यान में रखिएगा। यह केवल योजना नहीं, कानूनी अधिकार है। इसके लिए संघीय व्यवस्था क्या है, अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो इस नियमों के तहत प्रति बच्चा 4.97 रुपए प्रतिदिन, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उनको रुपए नहीं मिलते, मतलब इतने का आहार की बात हो रही उदाहरण, और 7.45 रुपए उच्च प्राथमिक का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 60-40 के अनुपात में किया जाता है। मतलब स्कूल में जितने प्राथमिक कक्षाएं हैं, मतलब कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से 4.97 रुपए एक बच्चे के हिसाब से, और कक्षा 6 से 8 तक के वाले बच्चों को 7.45 रुपए के हिसाब से, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा तो कैलोरी ज्यादा चाहिए, इस हिसाब से ये आवंटन राशि की जाती है केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर के, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% देती है, क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मान ले लीजिए मैदानी भागों के लिए हो गया। वहीं पे अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो इसमें भी सेम रेट है, लेकिन इसमें क्या है कि 90% केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है। वहीं पे अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पे पूरा लागत कौन वहन करता है, केंद्र सरकार वहन करती है। तो केंद्र प्रायोजित योजना में आवंटन वित्त का इसी तरीके से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है तो उसमें 100% केंद्र सरकार देती है। कुछ राज्यों में एक्चुअली आज का तो मामला है नहीं, काफी पहले से मिड डे मील चला रहा है, हमेशा ये किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। तो कुछ राज्यों में अंडे को लेकर के विवाद हो गया। कुछ राज्यों ने क्या किया कि अपने जो उनकी मेन्यू लिस्ट बनाई जाती है उस मेन्यू लिस्ट में उन्होंने अंडे को शामिल किया। तो अब अंडा जो है, आपको पता है कि भारत जैसा देश जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं यहाँ पे, तो ऐसे देश में जहां पे जातिगत कठोरता है, कि भारत में जातिगत कठोरता, धार्मिक रूढ़िवाद, क्षेत्रीय मतभेदों के कारण आहार विकल्प एक गहन रूप से विवादित विषय है यहाँ पे। तो कुछ राज्यों ने अपने मेन्यू में शामिल किया, तो इस वजह से लेकर हमेशा ये स्थिति विवाद में रही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फिर ऐसा दे दिया गया कि अगर ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने मेन्यू में अंडा शामिल कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि शामिल करना ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को के पोषण का मामला, इसलिए तो इसका नतीजा क्या हुआ कि राज्य सरकारों के वैज्ञानिक अध्ययनों सहित जिसमें बच्चों को अंडे देने के लाभ दिखाए गए, कई राज्य स्कूल लंच मेनू में अंडे शामिल करने के अनिच्छुक रहे हैं। बहुत सारे राज्य वही जातिगत कठोरता इन सब वजहों से उससे शामिल नहीं करते, कुछ राज्य करते हैं, तो ये राज्य के अपने मर्जी पे फिर डिपेंड है। फिर क्या हुआ, फिर इसी योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया 2021 में। तो ये तो आपने मिड डे मील के बारे में बात कर लिया। अब जब नाम बदला गया तो कुछ यहाँ पे उसके काम भी बदले गए होंगे, कुछ चीजें और ऐड की गई होंगी। तो जब ये 2021 में और सितंबर में किया गया था, खैर लेकिन आपको ईयर ध्यान में रखिएगा 2021, जब मिड डे मील का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया, तो इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.31 ट्रिलियन रुपए कि वित्तीय परिव्यय के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
या पीएम पोषण को मंजूरी दी। अब यहाँ पे पीएम पोषण क्यों रखा गया कि पोषण से युक्त चीजें मेन्यू में शामिल की जाए। उदाहरण के लिए जैसे किसी राज्य ने अंडे के लिए कन्विंस किया तो बहुत सारे राज्यों ने मना कर दिया, तो अब भाई अंडा तो भाई जाति के मुद्दे पर भी है कि बहुत लोग ब्राह्मण है तो नहीं खाएंगे, खैर अलग मुद्दा। तो इस पे तो इसलिए कि उनको पोषण आहार क्या दे, जो मोटे अनाज लाइक बाजरा को शामिल करने के लिए कि स्कूलों के मेन्यू में बाजरा को शामिल किया जाए, और बाजरा को शामिल करने के उद्देश्य से फिर उसको आगे बढ़ाया गया, और इन्हीं सबके मद्देनजर फिर आगे जाकर के इसका नाम पीएम पोषण रखा गया। ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस योजना के तहत फिर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना की जगह ले ली, यानी फिर पीएम पोषण या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण ने मिड डे मील का जो जगह अब ये ले लिया। तो कभी स्टेटमेंट में आया तो ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री पोषण निर्माण या पीएम पोषण मिड डे मील का नया नाम है। इसे 5 वर्ष यानी 2021 से लेकर के 2026, 21-22 से लेकर के 25-26 के शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया कि 5 वर्ष में पहले देखेंगे कि ये कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कौन कौन सा स्कूल अपने मेन्यू में बाजरा जैसे पोषक तत्वों को शामिल किया है, या जो भी मेन्यू लिस्ट बनाई गई है और इसके तहत पोषण को देने के लिए या और भी कार्यक्रम है इसमें अभी देखेंगे तो क्या फुलफिल है, प्रायोगिक तौर पर भी 5 वर्ष के लिए किया गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताओं में बात करें तो इसके अगर कवरेज की बात करें तो मिड डे मील में भी शुरुआत में प्राथमिक जो विद्यालय थे 1 से 5 तक के, और उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के जो स्कूली बच्चे थे, उनको वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ताकि उनकी न्यूनतम 700 कैलोरी की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये इसमें बदला गया कि उनको पर डे कार्य दिवस मतलब जितने दिन स्कूल चलेगा उसमें पर डे 100 ग्राम, यानी प्राथमिक बच्चों को जो कक्षा 1 से 5 वाले हैं, और जो उच्च प्राथमिक 6 से 8 वाले उनको 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करना, ठीक है, जो कि न्यूनतम 700 कैलोरी की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ही करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा ये क्यों 2021 में शुरू किया गया, ड्यू टू कोविड। आपको पता है कोविड में स्कूलें बंद, ठीक है, सरकारी स्कूल बंद। अब मिड डे मील के तहत जो बच्चों को राशन मिलता था, भारत में गरीबी की स्थिति आपको पता है, उस दरमियान इसको 2021 में इसलिए भी शुरू किया कि मिड डे मील के दौरान जब खाना स्कूल में नहीं मिलता था तो उन बच्चों को राशन पैक करके दिया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा और क्या चेंज हुआ? चेंज में हुआ कि जो प्री प्राइमरी कक्षा है, कि जैसे आज देखा ना आजकल का जो किड्स प्ले स्कूल चल गए हैं, तो किड्स प्ले स्कूल मतलब वो तो भाई प्राइवेट है, लेकिन भारत सरकार ने भी ऐसे प्ले स्कूल के तर्ज पे स्कूल खोले हैं जिन्हें बाल वाटिका कहा जाता है। इस बाल वाटिका में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल हैं। इनको भी इस पोषण आहार के तहत शामिल किया गया है सरकारी विद्यालयों में, बाल वाटिका में। तो ये सब कवरेज है, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया ना, नाम चेंज हुआ तो कुछ काम भी चेंज होगा। पोषाहार उद्यान इसमें स्थापित किया गया। और पोषाहार उद्यान क्या है? इसमें क्या है कि स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल पोषण उद्यान के माध्यम से स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पोषक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, और योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया। पोषण उद्यान का मतलब ये हुआ कि जितने किसान उत्पादक संगठन है वो, और जितने स्वयं सहायता समूह है और महिला स्वयं सहायता समूह, इनको मिलाकर के इस योजना को और ज्यादा संचालित किया गया कि स्थानीय स्तर पे जो उत्पाद हो रहे हैं खाद्य पदार्थ, उनको ही यहां पे शामिल किया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर से लाने की, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये भी खर्चा बढ़ेगा, तो स्थानीय उत्पादों को ही शामिल किया जाए इनको। और खास तौर से अगर पोषक तत्व है, आसपास में बाजरा रागी का उत्पादन हो रहा है, तो ये सब शामिल करने की बात इंपॉर्टेंट। अब इसी में पूरक पोषण की बात की गई इसी उद्देश्य के, इसी योजना के तहत। इस नई योजना में जो आकांक्षी जिले हैं उनमें एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण का भी प्रावधान किया गया कि जिन बच्चों में एनीमिया के लक्षण अगर नजर आ रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा पोषण भी दिया जाएगा। यह गेहूं, चावल,
दाल, सब्जियों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करता है पूरक पोषण। ये सभी चीजें प्रोवाइड होंगी। वर्तमान में यदि कोई राज्य मेन्यू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय ले लेता है तो केंद्र अतिरिक्त लागत वहन नहीं करता, लेकिन अब वह प्रतिबंध हटा दिया गया। कहने का था कि पहले अंडा था तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक है आप चाहते हैं तो रखें, आप अपने खर्चे से देंगे। दूध ऐड करना है तो ओके ठीक है, आप रखना चाहें तो आप अपने से देंगे। तो ये प्रतिबंध हटा दिया गया। अब अगर कोई राज्य, जब से पीएम पोषण हुआ है, तो अब अगर कोई राज्य अपने मेन्यू में बच्चों के लिए दूध और अंडे शामिल करता है तो उस खर्च में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 60-40 के रेशियो में या 90-10 के रेशियो में, तो वो केंद्र सरकार भी अब देगी, जो पहले नहीं देती थी। क्लियर? इसमें आगे अगर हम बात करें, तिथि भोजन अवधारणा यहां पे शामिल की गई है। इस पे क्या है कि यह एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। कि कोई मान लो फेस्टिवल है, कोई मान लो मकर संक्रांति का त्योहार है और उस दिन मान लो स्कूल अगर खुला है ओपन, तो उनको खिचड़ी वगैरह या जो भी कल्चरल है, दिवाली का त्योहार आ रहा है मान लो दिवाली के दिन बंद रहेगा, उसके पहले भी जो बढ़िया होली, तो मतलब बढ़िया बढ़िया भोजन त्योहारों पे देना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी इसके द्वारा। ये किसके लिए किया गया है फिर कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कोई रसोईया होगा जो खाना बनाता होगा, उसका कोई असिस्टेंट होगा, उसके लिए मुआवजा प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली पर स्विच करने का निर्देश दिया कि इनके लिए जो भी इनको मुआवजा दिया जाएगा या जो भी इनको फंड वगैरह या जो भी इनको पैसा आएगा वो डायरेक्ट अब इनके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सब परिवर्तन हुए हैं जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पे कोई भ्रष्टाचार ना हो, इनके मुआवजा इनके पैसों को ये लोग दबा ना दे। अक्सर जो भ्रष्टाचार देखने को भी मिलता है। तो ये सब सारी जो बातें हैं यहाँ पे। पोषण विशेषज्ञ के बारे में इसमें बात की गई कि प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल में बॉडी मास इंडेक्स, वजन और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब भी पोषण विशेषज्ञ होगा कि बच्चों को इस अगर कोई समस्या है, वजन वगैरह, हीमोग्लोबिन का स्तर वगैरह, ये सारे स्वास्थ्य मुद्दों पे कवर किया जाएगा। योजना का सामाजिक ऑडिट भी किया जाएगा। ये जो योजना है इसका अध्ययन करने हेतु प्रत्येक राज्य के हर स्कूल के लिए योजना का सोशल ऑडिट कराना अनिवार्य है, जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैसे मिड डे मील और पीएम पोषण। अगली जो हमारी स्कीम है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, पोषण माह के बारे में। अब इसमें भी हम लोग 2 योजनाओं को पढ़ेंगे। पोषण माह के बारे में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि सितंबर का जो महीना है, तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो इस बार सितंबर 2023 को पूरे सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है। अब ये पोषण माह है तो पोषण माह किस योजना के तहत है, क्या है, तो उस योजना के बारे में भी मिलता जुलता यहाँ पे देखेंगे। अगर हम इसको शुरू करें तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय है जो मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रही है। इसने क्या किया है कि सितंबर 2023 को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया है। मतलब 6 साल हो गए इसको मनाते हुए और ये 6ठी बार है इस बार जो सितंबर 2023 में मनाया गया। मतलब प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार भी मनाया गया 2023 में। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो यह जो मिशन है ये मिशन 2.0 के आधार पर, क्योंकि पोषण अभियान भारत सरकार ने चलाया है, पोषण अभियान का पार्ट 1 चला, पार्ट 2 चला, इसी तरीके से ये जो पार्ट 2 है मिशन पोषण का, उसी के तहत राष्ट्रीय पोषण माह चलाया गया है। तो मतलब इस योजना में हम पढ़ेंगे तो मिशन 2 मतलब मिशन पोषण 2.0 के बारे में भी देखेंगे। तो इसके आधार पे जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका केंद्र बिंदु पूरे भारत में बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के लिए मानव जीवन का जो महत्वपूर्ण चरण है, यानी गर्भावस्था के दौरान, जब बच्चा पैदा हो जाए, शैशवावस्था के दौरान,
बचपन के दौरान और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान करना है कि किस किस समय पे कौन कौन से पोषण की वस्तुएं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसी उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। इसकी थीम क्या थी इस बार 2023 के लिए? 2023 के लिए इसकी थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। थीम भी याद रखेंगे, कभी कभी यूपीएससी थीम पूछ देती है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो एक स्वस्थ और मजबूत देश के निर्माण में पोषण, शिक्षा, सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दे देता है। तो ये इस बार की इसकी थीम थी। अगर इसमें आगे हम बात करें इस वर्ष और कौन कौन सी पहले की गई, तो महीने भर ये, क्योंकि ये पूरे सितंबर के महीने तक ये योजना चलती है, तो इसमें स्तनपान, पूरक आहार जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किए जाएंगे कि जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे, यानी गांव गांव में जाकर के उनको बताना, ठीक है ना, कि स्तनपान कितना जरूरी है, उसके लिए पोषण आहार कितना जरूरी है, ये सारी बातें। इन प्रयासों में निम्नलिखित गतिविधियां भी शामिल की गई हैं, जैसे कि बेहतर पोषण समग्र कल्याण के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा चलाया गया है, जिसे स्वस्थ बाल प्रतियोगिता कहा जाता है, ठीक है, कि कितने बालक स्वस्थ है। दूसरा है पोषण भी पढ़ाई भी, कि पोषण और शिक्षा दोनों को इसके तहत फोकस किया गया है। मिशन लाइफ इसके तहत चलाया गया है, जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इन सब माध्यम से पोषण में सुधार, आदिवासी समुदायों को पोषण के विषय में संवेदनशील बनाना तथा टेस्ट ट्रीट टॉक दृष्टिकोण के माध्यम से एनीमिया को भी संबोधित करना। यह ध्यान में रखिएगा, टेस्ट ट्रीट टॉक, टेस्ट स्वाद मतलब अच्छे पोषण आहार, कैसे ट्रीट मतलब कैसी व्यवस्था, और टॉक मतलब बातचीत करना, जागरूकता फैलाना। इसके आधार पर हर जगह एनीमिया को संबोधित करने के लिए हर तरीके से, तो आप देखेंगे पोषण भी, पढ़ाई भी, मिशन लाइफ, इन सब तरीकों से इस कार्यक्रम को आगे चलाया गया है। इस बार 2023 का था। वहीं पर थोड़ा सा बात करें कि 2022 में भी ऐसा हुआ होगा सितंबर महीने में, तो एक महीने होता है, पूरे साल वो योजना फिर काम करती है उस आधार पे। तो उसके तहत क्या प्रगति हुई, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो 2022 के पोषण माह के दौरान पोषण से संबंधित प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 170 मिलियन से अधिक संवेदीकरण गतिविधियां हुई थी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक, और मतलब जो कार्यक्रम 23 में थे वैसे ही सब 22 में थे, तो इतने उसमें उपलब्धियां हुई। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है कि मार्च में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा यानी एक पक्ष, यानी 15 दिन का ये कार्यक्रम होता है। प्रत्येक वर्ष मार्च में 15 दिन का पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, और पोषण माह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सितंबर में पूरे एक महीना के लिए, पोषण से संबंधित इन्हीं चीजों को ग्राउंड लेवल पे जागरूक करने के लिए, ठीक है, जिसे जन आंदोलन के हिस्से के रूप में 600 मिलियन से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा इस बार के लिए। अब मुद्दा ये पोषण अभियान से संबंधित है, क्योंकि ये सब गतिविधियां पोषण अभियान के तहत की गई है। तो ये पोषण अभियान क्या है, इसके बारे में देखें अगर हम, तो कुपोषण को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है पोषण अभियान, कि कुपोषण मुक्त भारत हो, इस उद्देश्य से कुपोषण मुक्त, एनीमिया मुक्त भारत हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान चलाया गया। इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम तैयार करना, जो पोषण सेवाओं हेतु सामग्री, उनका वितरण, आउटरीच और समग्र परिणामों की वृद्धि करेगा। कितना, कहां, क्या, कैसे, सब कुछ। इसका प्राथमिक उद्देश्य है उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो बीमारियों और कुपोषण की समस्या का समाधान कर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा में सुधार करती हैं। इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान शुरू किया गया। इसके लिए कौन सी, किन किन लोगों को फोकस किया गया है, इसके लिए फोकस के स्तर पर सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं हैं, उसके बाद स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, किशोरियां हैं, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण अभियान के तहत टारगेट किया गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से पोषण ट्रैकर ऐप चलाया गया है। इस ऐप के द्वारा ट्रैक किया जाता है, जैसे कि 2021 में इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पोषण ट्रैकर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया 2021 में। उसके बाद 2022 में इस ट्रैकर से कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनका डेटा आपके सामने रहा। टोटल अगर लाभार्थियों की बात की जाए तो उनका जो आंकड़ा है वो कितना है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
10,10,50,463 लोग लाभार्थी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन का यूज किया है। उस पे तकरीबन आपका 52,51,440 ऐसी माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं। इसमें 80,40,215 ऐसी महिलाएं हैं जो कि गर्भवती हैं। इसमें 45,95,434 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 0 से 6 महीने की है। और ऐसे बच्चे हैं इसमें आपका 40,63,000, एक सेकंड, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 4,63,03,040 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 महीने से 3 साल तक है। और उसके बाद तकरीबन 4,25,39,934 ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 6 साल उम्र है। तो ये ट्रैकर ऐप का कमाल है, इतने लोग इस योजना का उपयोग कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट, इसी में बात करें तो इसी योजना के तहत पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाएगा। आंगनवाड़ी का मतलब है कि जो आंगनवाड़ी में जो आशा कार्यकर्ताएं काम करती हैं, उनके द्वारा जा जाके जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गांव में जा जाकर उनको जागरूक करने का चलाएगा। और पोषण 2.0 ये कब, एक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पोषण प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना अभियान को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो फंड है पोषण 2.0 को केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पे होता है। वही मैदानी में 60-40, पूर्वोत्तर में 90-10 और यूनियन टेरिटरी में 100% केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है इसलिए। इसका जो दृष्टिकोण क्या है 2.0 का, कि 6 वर्ष तक के बच्चों और किशोरियों जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष, जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण की चुनौतियों की स्थिति का सामना करने के लिए, उनको ऐसे पोषण आहार तो मिले कि कुपोषण की समस्या भारत में ना हो, एनीमिया की समस्या भारत में ना हो, इस उद्देश्य से शुरू किया गया। और पोषण 2.0 में जरूर ध्यान में रखिएगा, किशोरियों को भी शामिल किया गया है जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है। सतत विकास लक्ष्य जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है हमारा, जो कि शून्य भूख पर कि सबको टारगेट रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 तक भूख के स्तर को शून्य करना। और एसडीजी 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबके लिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इस कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत तैयार किया गया है कि हमें ये उपलब्धि हासिल करनी है। मिशन बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता में वृद्धि हेतु पोषण एवं बचपन की देखभाल, मौलिक शिक्षा के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। और ये इस तरीके से यहां पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके घटक क्या हैं, तो इसके घटक के रूप में अगर आप देखेंगे तो 0 माह से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से पोषण सहायता यहां पे दी जाएगी। उसी के साथ साथ जो भी आकांक्षी जिले हैं या जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, वहां पे 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जो किशोरियां हैं, उनको भी इसके तहत पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत और क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, और प्रारंभिक प्रोत्साहन भी 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, इन सब के लिए भी पोषण यहाँ पे उपलब्ध कराने की बात की गई है। वहीं पे बात करें तो आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा भी बनाने को, कि ये लोग आंगनबाड़ी की मदद से भी इन सब चीजों में जागरूकता और ये सारी बातें की जाए। ठीक है, अगला जो एक और हमारा जो इंपॉर्टेंट योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। सबको पता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बीच बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो अभी ऑडिट भी हुआ है, तो ऑडिट में भी बहुत सारे राज्यों में इसके टारगेट को बहुत सारे राज्यों ने फुलफिल किया है, बहुत सारे राज्यों ने इसमें कमी आई है। इन सब वजहों से और मनरेगा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों को के द्वारा इसको और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मनरेगा इस बार के लिए काफी चर्चा में रहा है। तो कुछ इसके बारे में हम जैसे हम लोग चीजें दे रखेंगे, आपको सभी को पता है मनरेगा के बारे में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इनमें महिलाओं की भागीदारी, अगर हम थोड़ा सा करंट से जोड़ के चले, क्योंकि है तो योजना पुरानी,
मतलब शुरू, लेकिन काम तो हमेशा करती है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, ये देखा गया है। और इस बार के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महिलाओं की भागीदारी जो मनरेगा में हुई है वो काफी हद तक वृद्धि हुई है, इस वजह से और चर्चा में है। तो इस वजह से मनरेगा को और ध्यान में रखिएगा इस बार के लिए। मनरेगा में अगर महिलाओं की भागीदारी की अगर हम लोग बात करें तो क्या स्थिति है, तो पिछले दशक की बात करें, पिछले 10 साल में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है मनरेगा में, जिसका अगर प्रतिशत देखा जाए तो 2020-21 में कोविड 19 प्रकोप के दौरान 53.19% था, जो वर्तमान में बढ़ करके 59.25% को मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी हो गई है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिण राज्यों में अगर बात की जाए महिलाओं की भागीदारी की, तो इन हाई भागीदारी है, उच्च है उनकी भागीदारी यहाँ पे, जो कि 70% से अधिक महिलाएं हैं जो इन दक्षिण राज्यों में भारत के मनरेगा में इनकी भागीदारी है। वहीं पे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो उत्तरी राज्य है यहाँ पे लगभग 40% या उससे कम भागीदारी मनरेगा में महिलाओं की है। तो स्थिति है यहीं पे इतनी ऐतिहासिक असमानता के बावजूद भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी दरों में वृद्धिशील प्रतिशत के कारण हाल में और सुधार दिखाया है। तो मनरेगा इस वजह से भी चर्चा में है कि महिलाओं की इसमें भागीदारी, क्योंकि मनरेगा के तहत ऐसा कहा गया है कि जितने भी इसके लिए लाभार्थी उनमें 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से चर्चा में है। और इस पे ग्रामीण श्रम बल के रुझान के बारे में अगर बात करें कि गांव से, क्योंकि गांव के लिए योजना है, तो मनरेगा से परे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी, इसमें गांव के लोगों की यहाँ पे भागीदारी को दर्शाता है कि ज्यादातर है। उल्लेखनीय आंकड़े बताते हैं कि गांव में अगर महिलाओं की बात की जाए तो 2017-18 में 18.2% से बढ़ के 2022-23 में 3.5% महिलाएं भारत के गांवों की इसमें एक्टिव हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वजह से जो गांव में महिलाओं की बेरोजगारी की दर है वो 3.8% से कम होकर के 1.8% हुई है। तो ये डेटा है, ये चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मनरेगा के बारे में और भी जानना। तो आपको पता ही है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से है। कार्य गारंटी मतलब इसके तहत गारंटी 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और ये कानूनी अधिकार हो गया है, वे भी ध्यान में रखेंगे, इसके लिए अधिनियम भी बना हुआ है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और इसे 2022-23 तक मनरेगा के तहत अगर बात करें तो 15.4 करोड़ लोग एक्टिव श्रमिक हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो कार्य का कानूनी अधिकार भी देता है, ठीक है, कि पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य है अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्भरता के कारणों का समाधान करना, कि गांव से गरीबी को दूर करने के लिए। और ये कानूनी अधिकार देता है, इसके तहत जो लाभार्थी है मनरेगा में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए, ये कानून कहता है। और एक कानून मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भी जो मजदूरी दी जाएगी, इसके लिए भी राज्य में किसी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर भी फिक्स की गई है। तो ये सब मनरेगा के तहत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। मांग प्रेरित योजना है, अगर किसी को मनरेगा के तहत काम चाहिए और उसने डिमांड की है तो 15 दिनों के भीतर उसे काम में मिलना चाहिए। अगर उसे 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो फिर उसे कानूनी तौर पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह मांग प्रेरित योजना श्रमिकों के स्वचयन को सक्षम बनाती है, वो खुद से चयन करें। क्लियर। इसके बाद बात करें तो विकेंद्रीकृत योजना है कि इन कार्यों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपा गया है, जो कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर मजबूत की ग्राम पंचायतें इसके लिए काम करेंगी। और इस अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। तो ये सब इसके बारे में है, डिटेल आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए कौन सी संस्था काम करती है तो आपको पता ही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इस पूरे योजना के बारे में निगरानी रखती है, काम करती है।
उद्देश्य क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों की निर्धनता को दूर करने के लिए, उनकी क्रय शक्ति को सुधारने के लिए, ठीक है ना, कि ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कार्य प्रदान करना, इसी उद्देश्य से ये ऐसा किया जाता है। अगर 2022-23 की इसकी उपलब्धियों के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो पूरे देश भर में 11.37 करोड़ परिवारों को इसके तहत रोजगार मिला है, और इनमें से 289.24 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार उत्पन्न हुआ है, जिनमें से 56.19% महिलाएं, 19.75% अनुसूचित जाति, 17.47% अनुसूचित जाति के लोगों को इसके तहत रोजगार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। मनरेगा के अंतर्गत और कौन कौन सी पहल चलती है? तो और पहलों में अगर आप बात करें तो अमृतसर सरोवर, क्योंकि आपको पता है अमृतसर नहीं, अमृत सरोवर, क्योंकि आजादी के 75वें वर्षगांठ पे 75 अमृत सरोवरों को, तालाबों को बनाने का काम किया गया। तो ये सभी मनरेगा के तहत है। इसके लिए जलदूत ऐप भी विकसित किया गया है कि 2 से 3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में 2 बार किसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिए जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है। और मनरेगा के लिए लोकपाल की भी स्थापना की गई कि ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, अगर कोई शिकायत है, कोई रिपोर्ट है, इन सब के लिए लोकपाल ऐप को भी लॉन्च किया गया है मनरेगा के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। एक और हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में हम जो देखेंगे, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना। इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, और ये स्कीम केंद्र सरकार को अच्छी लगी, तो केंद्र सरकार ने भी इसे पूरे भारत में लॉन्च करने की योजना बनाई। तो देखिए, ओडीओपी जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, पीएमएफएमई की योजना के अंतर्गत अपनाया गया एक दृष्टिकोण है। ठीक है, ओडीएपी किसके तहत? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, जो छोटे छोटे उद्यम है उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। और एक खाद्य, ज्यादातर खाद्यान्नों के तौर पे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये वाली जो योजना है इसके तहत शुरू किया गया है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। यानी किसी भी जिले का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि पहले से ट्रेडिशन से उत्पादन चला आ रहा हो, उसके उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और उनको भारत के मार्केट और वैश्विक मार्केट में पहुंचाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, इस उद्देश्य से यह पीएमएफएमई योजना के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मूल्य श्रृंखला की रूपरेखा के लिए किया गया है। और ये एक जिले में ओडीएपी उत्पादकों को एक से अधिक समूह भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक जिले में एक ही कोई प्रोडक्ट हो, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिलों को मिलाकर के अगर ये लोग चाहें, तो अगर एक राज्य में मान लो 2-3 ऐसे जिले हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट सेम है, तो ये लोग आपस में मिल करके उस प्रोडक्ट को पेश कर सकते हैं। राज्य जो है मौजूदा समूह और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान भी करते हैं। ठीक है, यही पे बात करें तो ओडीओपी जल्द खराब होने वाली उपज आधारित, अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे कि आम, आलू, अचार, बाजरा, मतलब बाजरा से आधारित और जो उत्पाद है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक जिले की खासियत हो, और भी जिलों में हो सकता है। तो इन सबको मिला करके काम किया जा सकता है। इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों को भी शामिल किया गया है कि कचरे को रिसाइकिल करके, कचरे का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं धन उत्पादन के लिए, इसके लिए क्या पारंपरिक और नवीन उत्पादों की सहायता होगी, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और भी उदाहरण के लिए है, जैसे कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पे शहद, लघु वन उत्पाद, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आंवला, इन सबों को भी इसके तहत शामिल किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत महत्व क्या है इसका कि क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से तुलनात्मक लाभ वाले जिलों में विशिष्ट कृषि उत्पादों को मदद मिलेगी। क्लस्टर दृष्टिकोण का मतलब कि एक समूह में अगर सभी लोग साथ करेंगे, सब अगर 3-4 जिलों का मिला करके 1-2 प्रोडक्ट अगर होगा सबका सेम, तो उनके उत्पादन में ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सामान्य सुविधाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने में आसानी होगी। एक राज्य में अगर 4-5 जिलों में की सामान भेजना है तो तुरंत, तो ये सब आसानी है, ये ध्यान में रखेंगे। ओडीओपी की उपलब्धियां क्या क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ओडीओपी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसमेंट बाजार जो है जेम, ये 2022 तक देश भर में इन उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों को
लॉन्च कर चुका है। इसके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसको पेश किया जा चुका है, जैसे विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी ओडीओपी उत्पादों को पेश किया जा चुका है। वहीं पर अगर बात करें तो समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार भी ओडीओपी पहल की पहचान है। तो ये सभी इसके प्रदर्शन की उपलब्धियां की बात है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के साथ इसको मिला दिया गया है, ओडीओपी को इसके साथ में मिला करके डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब कि इसके निर्यात को बढ़ावा में मिले, इसलिए इसको इसके साथ में मिला करके भी काम किया जा रहा है कि राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाएगा, जो कि इनके प्रोडक्ट को बाहर के देशों में निर्यात के लिए बढ़ावा करेंगे। देश भर के 734 जिलों में निर्यात क्षमता के उत्पादों और सेवाओं की पहचान भी इसके द्वारा की जा चुकी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद के बारे में आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में राज्य निर्यात रणनीति बनाई गई है, इसी के साथ जब दोनों में मिलकर काम कर रहे हैं। 570 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना का मसौदा तैयार किया जा चुका है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा सभी जिलों में डीईएपी की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है कि कितने हद तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हमारा स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है एमपी लैंड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खास इसमें क्या है कि एमपी लैंड्स जो सांसद होते हैं उनके लिए उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है, उसी से संबंधित है। और ये योजना दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें खास क्या है कि जो भी एमपी हैं, ठीक है, जो सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्या क्या पेयजल, प्राथमिकी शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाने के लिए अपने एरिया का डेवलप करें। जो बेसिक चीजें हैं, खासतौर से पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ सड़क, ये सब के लिए सांसदों को दिया जाता है। जून 2016 से एमपी लैंड्स फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी किया जाने लगा है, सुगम्य भारत अभियान के लिए भी किया जाने लगा है, और इसके माध्यम से जल संचयन, वर्षा के जल का संचयन, ठीक है, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण, संसद आदर्श ग्राम, इन सब योजनाओं के तहत भी और एमपी लैंड्स के तहत जो फंड आता है, इसके अलावा मतलब इन सब के अलावा इनके उपयोग के लिए भी वहीं से फंड जारी होते, उन्हीं का काम है। कार्यान्वयन कैसे है, तो एमपी लैंड्स की प्रक्रिया संसद सदस्यों के द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण को कार्यों की सिफारिश करने के साथ शुरू होती है। इसके तहत संबंधित नोडल जिला संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को लागू करता है। ठीक है, और मतलब जो जिला है वही इसके लिए नोडल जिला बनाया जाएगा, वही अपने पूरे जिले में करेगा। और इस योजना के तहत निष्पादित कार्यों और खर्च की राशि का विवरण हेतु नोडल जिला ही जिम्मेदार है कि जो आपने प्लान बनाया कि कितना खर्च हुआ, सारी बातें। कार्य पद्धति कैसे है, तो जो एमपी लैंड्स है इसके तहत जो सांसद है, इन सांसदों को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और प्रत्येक वर्ष दी जाती है, और इस 5 करोड़ की राशि को 2 किस्तों में दी जाती है। ठीक है ना, 2.5 करोड़ की 2 राशि इनको दी जाती है एक साल में। ठीक है, 5 करोड़ इनके एरिया के विकास के लिए, और ये इसके तहत आवंटित राशि नॉन लैप्सेबल होती है। मान लो अगर 5 करोड़ अभी यूज नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होगी, उसको जो बचा हुआ धन है अगले वर्ष में वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा काम एमपी लैंड्स के तहत होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या है कि लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं में व्यय करने की सिफारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा के जो सांसद हैं इस राशि का उपयोग उस राज्य क्षेत्र में करेंगे जहां से वो चुने गए हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसदों के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये पूरा इस योजना के तहत था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा इस तरीके से। तो आज का ये स्कीम वाला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद कल फिर हम लोग आएंगे कुछ और अपने नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।